वीडियो वाला बच्चों हेडिंग लिखिए, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, TARY होगा, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बात नहीं बेटा, बात कम काम ज्यादा, ठीक है। कैप्लर्स के 3 लॉ हैं। कैप्लर्स फर्स्ट लॉ को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट, या इसको हम कैप्लर फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, और कैप्लर्स फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। अक्सर पूछा जाता है कैप्लर्स फर्स्ट लॉ को किस नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कैप्लर्स फर्स्ट लॉ किस नाम से जाना जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या कहता है लॉ ऑफ ऑर्बिट? देखो, कैप्लर्स लॉ कहता है कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। जैसे ये प्लैनेट है, मान लो ये अर्थ है, ठीक है, कोई भी प्लैनेट, सिर्फ अर्थ ही नहीं, ईच प्लैनेट, ये प्लैनेट है और यहां पर आपके पास ये सन है, ये आपके पास क्या है? सन है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सन है आपके पास, ठीक है, ये क्या आपके पास? सन। ये सन है। ईच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। इलेप्टिकल समझते हो? अंडाकार पाथ में प्लैनेट घूमता रहता है सन के चारों तरफ, ठीक है। एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई। फोकाई क्या होता है बच्चों? जैसे ये इसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स क्या बोलते हैं इसको? इलिप्स। इलिप्स मींस अंडा जैसा। इसके 2 सेंटर होते हैं, इसके 2 फोकस होते हैं। जैसे आप पढ़ा था ना 10th में, मिरर लेंस में 2 फोकस होते थे, याद है? तो इसमें भी 2 फोकस होते हैं, एक इधर भी और एक इधर होता है। उसको एक फोकस होता है तो उसको फोकस बोलते हैं, एक से ज्यादा फोकस होता है उसको बोलते हैं फोकाई, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने? फर्स्ट लॉ ने बोला कि ईच, जो भी प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता रहता है, और सन जो होता है दोनों में से किसी भी एक फोकाई पर सिचुएटेड होता है, रहता है। यही बोला था कैप्लर्स फर्स्ट लॉ। क्या बोला? ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन कैसा ऑर्बिट? इलेप्टिकल ऑर्बिट। इसी वजह से इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला जाता है, इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, एंड सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द 2 फोकाई, ठीक है। और इसका जो जरूरी बात है वो मैं बताता हूं। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर ये एक फिक्स्ड पाथ में घूम रहा है, एक फिक्स्ड एक्सिस पे घूम रहा है, इसका मतलब यहां इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। एक कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम के साथ घूम रहा होगा तभी ये एक फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा होगा। अगर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं होता तो ये क्या होता? ये पृथ्वी इस एक्सिस को छोड़ करके बाहर निकल जाती, या कोई भी प्लेनेट उस एक्सिस को, ये जो ऑर्बिट है इस ऑर्बिट को छोड़कर कहां चली जाती? बाहर चली जाती है ना। ऑर्बिट पकड़ के क्यों घूम रही है? क्योंकि उस समय उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट यही कहता है कि जितने भी प्लेनेट होते हैं वो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं अंडाकार पाथ में, और जो सन होता है वो 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर रहता है, 2 फोकस में से किसी एक फोकस पे सन रहता है। यही बात बोला था लॉ ऑफ ऑर्बिट। समझ में आ गया? लिखो, लिख लो। अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, according to Kepler's first law,
each planet revolve around the sun. Each planet revolve around the sun in an elliptical orbit. In an elliptical orbit, and sun is, and the sun लिखो क्योंकि सन एक ही है, and the sun is situated at one of the two foci, and the sun is situated at one of the two foci, FOCI, ठीक है, वन ऑफ द टू फोकाई, FOCI। और जैसा रेडियस, एक रेडियस है तो रेडियस, एक से ज्यादा रेडियस है तो क्या बोलते हो, रेडियाई। उसी तरह से एक फोकस है तो फोकस, एक से ज्यादा फोकस है तो क्या बोलेंगे, फोकाई। तो दो दो फोकस होता है ना, एक इधर भी होता है, किधर भी होता है। फोकस ये सब नहीं पढ़े हो 10th में, फोकस क्या होता है? हाँ, वो मिरर वाला वही फोकस होता है, जहां से सारी लाइट कन्वर्ज करती हो या जहां पे सारी लाइट डाइवर्ज करती हो। तो जहां पे सारी लाइट डाइवर्ज करती हो या जहां से सारी लाइट कन्वर्ज होती हो, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट। फिगर को बना लीजिएगा, फिगर को बनाइए। और ये नोट में लिख लीजिएगा कि यहां एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, रिमेन्स कांस्टेंट। लिख लीजिएगा, हियर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। इसको हम प्रूफ करके भी दिखा देंगे। हियर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। Here angular momentum remains constant। हो गया, चलो नेक्स्ट देखा जाए। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया, या इसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ। कैपलर्स सेकेंड लॉ। ये क्या बोलता है, सीखा जाए। देखो ध्यान दो, सीखा जाए। देखो क्या होता है, ये सपोज करो ये प्लेनेट अभी यहां पर था, ये प्लेनेट अभी यहां पर था, ये यहां पर, ठीक है। टी सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, टी सेकंड बाद, मतलब अभी ये पी पोजीशन पे था, टी सेकंड बाद ये पी डैश से पहुंच गया, या टी घंटे बाद या टी टाइम बाद, नॉट सेकंड, टी टाइम बाद वो पी से पी डैश पे पहुंच गया। तो उसने कुछ एरिया कवर किया होगा कि नहीं, ये एरिया कवर किया होगा कि नहीं, ठीक है। अगर वही प्लेनेट, सेम प्लेनेट यहां पर भी रहा हो, ये सेम प्लेनेट यहां पर भी रहा हो ऐसे, और टी सेकंड बाद अगर हम देखेंगे तो वो क्या करेगा, मान लो ये यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, मान लो इसको उठा करके इधर बुला देता हूं। ये टी सेकंड बाद समझने का प्रयास करेगा, तुरंत बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। मतलब ये प्लेनेट अभी यहां था और टी सेकंड बाद वो यहां पहुंच गया, ठीक है। मान लो ये क्यू पे था, टी सेकंड बाद ये कहां पहुंच गया, क्यू डैश पे पहुंच गया। तो ये भी कुछ एरिया कवर करेगा क्या,
ये दोनों एरिया आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एरिया और ये एरिया, दोनों एरिया इक्वल होंगे। मतलब प्लीज ध्यान से सुनिएगा, मतलब इस प्लेनेट से सन से प्लेनेट तक अगर हमने एक रेडियस वेक्टर रेडियस ड्रॉ किया, तो ये इक्वल एरिया कवर करेगा कब, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर यहां से यहां तक मान लो 1 घंटा लगा, 1 आवर में जितना एरिया कवर कर रहा है, अगर यही 1 आवर में प्लेनेट यहां से यहां पहुंचता है, तो वो भी एरिया क्या कितना कवर करेगा, सेम एरिया कवर करे। ये बात बोला था कैप्लर्स सेकंड या लॉ ऑफ एरिया के नाम से बोलता है। मींस द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द प्लेनेट टू द सन स्वेप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब कि अगर हम प्लेनेट से सन से प्लेनेट तक एक रेडियस वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करेगा। स्वैप करेगा मतलब कवर करेगा। बात समझ में आ गई? इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया। लिखा जाए, देखो मतलब इसका होता है वही डी ए बाई डी टी रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट। डी ए क्या है, जल्दी बताओ, डी ए क्या है, एरिया, चेंज इन एरिया, जो एरिया चेंज हो रहा है पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, ये कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। 1 घंटे में जो भी एरिया इधर चेंज हो रहा होगा, उतना ही एरिया यहां पे भी कवर कर रहा होगा। लिख लो, अकॉर्डिंग टू कैप्लर सेकंड लॉ, according to Kepler's second law, the radius vector drawn from the sun to the planet, sweeps out equal area in equal interval of time. Sweeps out equal area in equal interval of time. इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये क्या था, फिगर बना लो इसको और नोट में ये लिख लेना, हियर डी ए बाई डी टी रिमेन्स कांस्टेंट। नोट में नहीं, जीरो नहीं, कांस्टेंट, एक जैसा होता है, जीरो नहीं होता है। कुछ एरिया नहीं कवर करता है क्या पर्टिकुलर टाइम में, चेंज इन एरिया। बात नहीं, वीडियो लो बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अक्सर कैप्लर्स लॉ आता है आपके पास, ये जो पढ़ रहे हो ना, कोई बच्चा बीएससी करेगा, कोई बच्चा बीटेक करेगा ना, फर्स्ट सेमेस्टर में मिलता ही है। इसका प्रूफ भी मिलता है जो भी हम कराएंगे, सेम टू सेम। वहां लड़के भूल जाते हैं कैसे हुआ था, क्या हुआ था, यही याद कर लोगे, नोट्स रहेगा, काम आ जाता है आपके। छोड़ो ना, पहले ये हो गया, नोट कर लिए, बात करने का काम बाद में किया जाएगा, पहले पढ़ लिया जाए। पढ़ लिए, थर्ड पढ़े, वेरी गुड। पहले इस पे फोकस करो, वो कैसा था, ये कैसा था, बाद में बात करेंगे, बात करने का काम बाद में। अब बात करते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं, या इसको बोलते हैं कैप्लर्स थर्ड लॉ। कैप्लर्स थर्ड लॉ क्या बोलता है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is directly proportional to cube of radius of semi major axis।
सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या होता है इसमें देखो, जैसे ये आपके पास, ये बेटा बात नहीं, बात करोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले बता दे रहे हैं। जैसे ये प्लेनेट था, ये सॉरी ये आपके पास ऑर्बिट था, तो ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा ना पॉइंट, ये मेजर एक्सिस है। ये रेडियस क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ मेजर एक्सिस। ये किसका रेडियस कहलाएगा? रेडियस ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है। अब अगर आपको पता लगाना है बच्चों कि कोई भी प्लेनेट कितना समय लेगा एक कंप्लीट रोटेशन करने में, कितना समय लेगा एक कंप्लीट रोटेशन करने में, तब हमें जरूरत पड़ी लॉ ऑफ पीरियड्स की। हम कैसे बता लेते हैं कि जो, अच्छा बताओ, जो हमारा अर्थ है कितना टाइम लेता है एक कंप्लीट, नहीं 365 दिन, कंफर्म? 365 दिन 6 घंटा। वो लड़का पढ़ रहा है, वेरी गुड। 365 दिन 6 घंटा। आप लोग उस 6 घंटे को भूल जाते हो, 6 घंटा बहुत कीमती है ना। वैसे ही अर्थ का आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमको अर्थ रेडियस जानते हैं, रेडियस जानते हैं तो उसको हम टाइम पीरियड निकाल सकते हैं भाई, कितना उसको लगेगा टाइम, है ना। उसी प्रकार आप किसी भी प्लेनेट का टाइम पीरियड निकाल सकते हो, सन के चारों तरफ घूमने में उसको कितना समय लगेगा, रेडियस पता लगाइए, टाइम पीरियड आपको पता चल जाएगा। यही बोलता है कैपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू Kepler's third law, according to Kepler's third law, the square of period of revolution, the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of semi major axis of its elliptical orbit, semi major axis of its elliptical orbit of elliptical orbit। हो गया, ये लिख लो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब ध्यान दो, यहां तक सबको हो गया। अब ध्यान दो, पहले वाले में हमारे पता था क्या कांस्टेंट है? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। दूसरे वाले में चेंज इन एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरे वाले में ये, तो हम पहला वाला प्रूफ करके देखते हैं ये कैसे आ रहा है, एंगुलर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट। ठीक है, तो हम पहले वाले का प्रूफ देखते हैं, कैपलर्स फर्स्ट लॉ का प्रूफ। हेडिंग है प्रूफ फॉर कैपलर्स फर्स्ट लॉ। अगर आपके क्लास में पढ़ाया गया होगा तब तो याद रखिएगा, अगर ये आपके क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। ये आता है एग्जाम में और बहुत सारे बच्चे नहीं लगा पाते, पढ़ के आते तो भी नहीं लगा पाते। ठीक है, लेट अस सपोज दैट हमारे पास यहां कौन है भाई साहब? ये कौन है? सन है। कहां सिचुएटेड होता है? फोकाई। ये हो गया सन। ठीक, ये कौन हो गया मेरे पास? प्लेनेट। प्लेनेट है तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बात नहीं करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो ये प्लेनेट ऐसे वी वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, और ध्यान देने वाली बात है, सन से प्लेनेट की दूरी, इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है आपके पास? एक रेडियस वेक्टर ले रहे हैं।
आर वेक्टर, और जो फोर्स लगेगा वो प्लेनेट लगा रहा होगा सन की तरफ, तभी तो इसके चारों तरफ घूम रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ही तो लगाता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, मतलब रेडियस वेक्टर इधर लिया गया, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन लगा। बड़ा खतरनाक बात है। तो बच्चों ये बताओ, देखते हैं किसको पता है। आपने पढ़ा है क्या, F इज इक्वल टू होता है G M1 M2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। चलो तो हम M1 M2 की जगह हम लिख लेते हैं मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसको हमको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, जल्दी बताओ। अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लगाया तो राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे। याद आ रहा है कुछ, यस नो, यस सर। यूनिट वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों को बताओ जल्दी। तो आर कैप बराबर क्या होगा, लिखोगे गिवन वेक्टर अपॉन में इट्स का मैग्नीट्यूड। मॉड से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। ये हो जाएगा आर कैप इक्वल टू हो जाएगा आर वेक्टर अपॉन में क्या हो जाएगा, आर वेक्टर का साइन हट जाता है। यस नो, पक्का। अब देखो यहाँ फोर्स और यूनिट वेक्टर दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन काम कर रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या यूज करेंगे, माइनस। लिख सकते हैं क्या, यस नो। तो F की वैल्यू क्या होगा, थोड़ा ध्यान से बताना। F इज इक्वल टू हो गया माइनस जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट। आर कैप की जगह लिख सकते हैं, आर कैप की जगह क्या लिख सकते हैं, गिवन वेक्टर अपॉन में ये आर स्क्वायर था और नीचे एक और आर आ गया, क्या हो जाएगा, आर का क्यूब हो जाएगा क्या। तो एफ की वैल्यू क्या मिल गई, जल्दी बोलो। माइनस का जी कैप मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट आर वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। यहां तक किसी को दिक्कत, यस नो। अब हम लोग जानते हैं बच्चों, एक कहानी पढ़ा था, सिंस वी नो दैट ये जो प्लेनेट है सन के चारों तरफ घूम रहा होगा, इसका मतलब यहां पे भी टॉर्क लग रहा होगा तभी तो घूम रहा होगा, टर्निंग इफेक्ट हो रहा होगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कौन बच्चा बता लेगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, नो, टॉर्क इक्वल टू होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, होता है क्या, यस नो, यस सर। चलो अब जल्दी से बताओ, टॉर्क आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे, जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में आर क्यूब इंटू आर वेक्टर लिखेंगे क्या। सब कुछ बाहर निकाल लेते हैं, माइनस भी था। अब यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू हो गया, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जी मास ऑफ सन मास ऑफ प्लेनेट अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब बताओ, आप लोग बताओ, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, पढ़ा ना। तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। तो टॉर्क बराबर क्या मिल गया, जीरो। अब हम लोगों ने एक और बात पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्ली फेंक दो चारों पंजे पे गिरती है, याद है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मींस इफ टॉर्क की वैल्यू जीरो होता था तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता था, कांस्टेंट। याद आ रहा है कुछ, नहीं याद आ रहा है, ऐसे लिखते थे हम लोग। टॉर्क इक्वल टू होता था बच्चों डीएल बाई dt। अगर टॉर्क की जगह जीरो हो गया, इक्वल टू क्या होगा, डीएल बाई dt। तो डीएल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो प्लस क्या जुड़ जाएगा, कांस्टेंट। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। ये प्रूफ हो गया आपके पास, कैपलर्स फर्स्ट लॉ। बात समझ में आ गई, नोट करो फटाफट। प्रूफ फॉर कैपलर्स सेकंड लॉ में आपको क्या प्रूफ करना होगा, जल्दी बताओ। हाँ, आपको टू प्रूफ करना होगा, क्या प्रूफ करना होगा, डी ए बाई डी टी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, मैं क्या काम करता हूँ, फिगर, अच्छा फिगर को लाता हूं ऊपर से। अच्छा बात नहीं, कौन बोल रहा है, एक फिगर को उठा करके लाता हूँ, अपना समय नुकसान नहीं करता। सेकंड लॉ वाला फिगर उठा लेता हूँ, ठीक है।
चलो, ये क्या है आपके पास? रेडियस वेक्टर है जो कि किधर की ओर काम करता है? इधर। फोर्स किधर लगता है? अपोजिट। सबको पता है? चलो, अब हम बात करते हैं प्रूफ। बेटा बात नहीं, प्रूफ। अब हम बात करते हैं, इसका नाम ले लेते हैं एस, ये तो लिखा ही हुआ है एस, पी पी डैश। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस पी पी डैश, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस हो जाएगा एस पी इंटू हाइट, यही होगा पी से पी डैश, ये तो होगा। चलो, अब एसपी क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। एसपी क्या है आपके पास? इसी को बोलेंगे डीए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का एरिया निकाले डीए, ठीक है, चेंज इन एरिया। तो एसपी क्या है बच्चों, जल्दी बताओ। एस से लेके पी तक क्या है? ये भी तो आर है, क्या है? आर वेक्टर क्रॉस पीपी डैश। पीपी डैश कैसे निकलेगा? पीपी डैश निकल जाए तो मेरा काम बन जाए। मतलब पी से पी डैश तक की वैल्यू कितनी होगी? मान लो ये प्लेनेट को यहां से यहां तक जाने में टाइम डेल्टा टी लगा और वी वेलोसिटी से जा रहा था आगे, तो बताओ डिस्टेंस कितना कवर करेगा? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बोलो। स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना था? पी से पी डैश गया, किस वेलोसिटी से गया? वी वेलोसिटी से गया। कितना टाइम लिया? dt लिया या डेल्टा टी लिया? dt बोलो चाहे डेल्टा टी बोलो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। v पे वेक्टर का साइन लगा लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी है। तो देखो बच्चों, dA इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी बोलो। 1/2 r वेक्टर और pp डैश की जगह क्या होगा? v इंटू dt। लिख सकते हैं क्या? यस नो? अच्छा सर, अब मैं इसको v को हटाना चाहता हूं। मैं जान रहा हूं ये प्लेनेट है, इसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, इसके पास वेलोसिटी है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है इसके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। तो मास मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बराबर क्या होगा? पी बाई एम होगा। पी बाई एम होगा कि नहीं होगा? ऐसे लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू 1/2 आर वेक्टर क्रॉस वी की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, जल्दी बताओ। पी बाई एम इंटू डी टी। कोई तकलीफ? यस नो? यस नो? यस नो? नो सर? अब ध्यान देना, अब तुम्हें तकलीफ होने वाली है। डी ए अपॉन में डी टी को लाते हैं, ये वाले डी टी को इसके नीचे लेते आते हैं, क्या मिलेगा इधर? 1/2 इंटू एम, ब्रैकेट में होगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, बताओ तो बच्चों, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। गधों है, सब भूल के खा पी के पचा दिए। डी ए बाई डी टी की वैल्यू, सॉरी ए बेटा बात नहीं, बात नहीं आ गया, हाँ बात नहीं तो ध्यान दीजिए। तो ये डी ए बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बोलो। 1/2 नीचे था m इंटू एल। अब हमने अकॉर्डिंग टू कैपलर्स फर्स्ट लॉ हमने देखा कि ये जो L की वैल्यू क्या थी? कांस्टेंट है। m ऑलरेडी क्या होता है? कांस्टेंट। 2 क्या है? ये पूरा का पूरा क्या हो गया? तो क्या मिलेगा? डी ए बाई डी टी इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया कैपलर्स सेकंड लॉ। हाँ लगा लो, चाहो तो मन करे तो लगा लो, लगाए लो, कोई दिक्कत नहीं लो, ठीक है, मन करे तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इधर वेक्टर लगाओगे ना तो एक और काम करना होगा, इस साइड अगर हम वेक्टर लगाए तो लेफ्ट राइट साइड में भी हम वेक्टर लगाते चलेंगे, क्योंकि दोनों साइड हमारे वेक्टर होने चाहिए। अच्छा लगता ना, फील आती है। नोट करो।